नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 26 जून को लेकर किसानों की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि 26 तारीख हर महीने आती है, सरकार याद रखे 26 तारीख को। और आज 26 तारीख को किसानों के आंदोलन, किसानों के प्रदर्शन की तरह तरह की तस्वीरें सामने आई, आवाजें सुनाई दी, किसान एकता जिंदाबाद की आवाजें सुनाई दी। बहुत सारी आवाजों के साथ कुछ नारे गूंज रहे थे। किसान कह रहे थे कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे रास्ते रोकने की कोशिश अगर की जाएगी तो हम फिर अपना वो रास्ता भी अपनाएंगे जो प्रशासन बचने की कोशिश करता है। किसानों की तरफ से गवर्नर्स को, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे गए। कहीं पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपे तो कहीं पर डीसी या एडीसी के माध्यम से सौंपे गए। चंडीगढ़ में भी बहुत कुछ हुआ, पंचकुला में भी बहुत कुछ हुआ और जो हंगामा देखने को मिला, इसके बाद किसानों की तरफ से एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की गई। तो वहीं सरकार का यह कहना है, बीजेपी का यह कहना है कि आंदोलन अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, राजनीतिकरण हो चुका है आंदोलन का। बहुत अहम गंभीर चर्चा और कई मुद्दों पर बहस करेंगे इस खास कार्यक्रम में। पीछे 5 जगह बैरिकेडिंग थी और हम सारी क्रॉस करके आए हैं। बाबा, गवर्नर हाउस जा रहे हैं। हाँ जी, गवर्नर हाउस आगे भी रोकने की कोशिश करेगी। हाँ, गवर्नर मंग पत्र लाएगा तो वापस हो जाएंगे। किसानों के काफिले लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग थी। किसान अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर कुछ जगहों पर जाकर किसानों को रुकना पड़ा। प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन ने समझाया, किसान समझे और वापस चले गए, लेकिन ज्ञापन सौंप कर गए। कहीं पर एडीसी को, कहीं पर डीसी को, कहीं पर राज्यपाल तक डायरेक्ट किसानों का ज्ञापन पहुंचा। किसान अपनी मांगों को लेकर फिर से आवाज बुलंद कर चुके हैं और किसान ये कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हर महीने 26 तारीख आएगी, आंदोलन तेज होता चले जाएगा और अब नई नई रूपरेखा किसानों की तरफ से तय की जा रही है, नई नई रणनीति बनाई जा रही है। अब किसानों ने कह दिया है कि जिसको भी जेल में डाला जाएगा उसको जेल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की जाएगी। हमारा आंदोलन तेज होगा, दिल्ली की सड़कों की तरफ और किसानों के काफिले बढ़ते रहेंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए कि आज क्या कुछ हुआ पंचकुला में, चंडीगढ़ में और देश के अलग अलग जगहों पर। उसके बाद कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे कि अब क्या प्लान है, सरकार क्या कहती है, किसान क्या कहते हैं, विपक्ष क्या कहता है। पीछे 5 जगह बैरिकेडिंग थी और हम सारी क्रॉस करके आए हैं। बाबा, गवर्नर हाउस जा रहे हैं। हाँ जी, गवर्नर हाउस आगे भी रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ, गवर्नर मंग पत्र लाएगा तो वापस हो जाएंगे। सुखना जी में ना लपेट दिया हमारा ट्रैक्टर। किसान आंदोलन के लिए 26 तारीख एक इतिहास के रूप में दर्ज हो गई है। 26 नवंबर को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के तौर पर इस आंदोलन में एक काला अध्याय जुड़ा और 26 जून को जब किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हुए तो किसानों का असल शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों की रणनीति थी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की। कई राज्यों में किसानों ने आसानी से ज्ञापन सौंपे भी, लेकिन चंडीगढ़ एक बार फिर से इस शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बिंदु बना। ऐसे में सुबह से ही खबरें अभी तक की टीम अलग अलग जगहों पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। किसान तैयार थे तो प्रशासन भी अलर्ट पर था। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ी तो इस प्रदर्शन में तेजी और टकराव की स्थिति देखने को मिली। किसानों ने यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू किया। धीरे धीरे मानो किसानों का सैलाब सा श्री नाडा साहिब पर उमड़ पड़ा। हम उसी जगह मौजूद हैं जहां से किसानों का ये जत्था राजभवन की तरफ आगे चलेगा और पल पल की खबरें अभी तक पर जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों का ये जत्था आगे बढ़ रहा है। फिलहाल
नाडा साहिब गुरुद्वारे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान जत्थे जो हैं उनके एकत्रित होने का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जो किसान जत्थे हैं वो यहां पर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी उन्हें यहां पर आने दिया जा रहा है। तमाम जो इस वक्त आप देख रहे हैं जो झंडे लहराते हुए जो किसान हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं और नाडा साहिब गुरुद्वारे की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त खबरें अभी तक पर हम दिखा रहे हैं। अब तक सूरज की तपिश पूरे शबाब पर थी तो किसानों के जत्थों ने राजभवन का कूच करना भी शुरू कर दिया। ऐसे में जो तस्वीरें मोहाली से सामने आई वो वाकई 7 महीने पहले शुरू हुए इस आंदोलन की तस्वीरों से जुदा नहीं थी। बॉर्डर पर किसानों को पुलिस की तरफ से रोका गया। किसानों को यहाँ समझाने के प्रयास किए गए। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम किसान हैं उनकी तरफ से जो अपनी जो गाड़ी है उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर इससे पहले पैदल मार्च को लेकर के बात कही गई थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्राइवर है जो गाड़ी लेकर के आ रहे थे वहां पर पुलिस की तरफ से रोकने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया। इधर किसान चंडीगढ़ में दाखिल हो चुके थे। खबरें अभी तक के संपादक खुद यहाँ पर मौजूद रहे। भारी संख्या में किसान यहाँ से आगे कूच करते नजर आए। सरकार को कंध के लिखे का गुस्सा पढ़ लेना चाहिए। सरकार को पढ़ लेना चाहिए। जो जवानी का गुस्सा है कितना चेर ठल के रख लेंगे। कितने लोग आए हैं, कितने लोग आए? कोई गिनती नहीं। आप लोग गिनो ना, 10,000 लाख लोग हैं। कोई कंट्रोल नहीं रह सकता। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ। तो ये लगातार किसानों की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है और यहाँ पर आगे भी पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने की कोशिश की जाएगी। आगे भी फिर अब देखिए यहाँ पर रुक से जा रहे हैं अब किसान। अब किसान वहां पहुंच गए जहां किसानों को पुलिस ने रोकने की तैयारी पूरी कर रखी थी। हालांकि पुलिस की तैयारियां यहां पर नाकाफी साबित होती नजर आई। ये तस्वीरें बीच में से किसानों ने गाड़ी, क्योंकि पीछे किसानों के ट्रैक्टर हैं और किसान चाहते हैं कि वो अपने ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ें। चंडीगढ़ 18 प्रेस लाइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां से किसान लगातार बसों को पीछे करते हुए सड़क से हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस भी लगातार किसानों के साथ साथ चल रही है। अब क्या प्रोग्राम है आपका? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਾੜੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਛਡਾਉਂਦੇ गवर्नर को सौंपेंगे। ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ 26 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। माजरी चौक पर भी माहौल पूरा गरमाया हुआ था। यहाँ तो मानो ऐसा लगा कि किसानों की गुस्से की गर्मी सूरज की गर्मी से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही किसान आगू जो नेता हैं, जो प्रमुख नेता हैं, जिनमें योगेंद्र यादव की बात करें, गुरुनाम चढ़ूनी की बात करें, उनके साथ तमाम नेता जब आगे बढ़े तो उसके बाद जो पीछे की जो तमाम भीड़ थी वो कहीं ना कहीं माजरी चौक पर पुलिस के साथ जिरह करते हुए नजर आए और जो तमाम जो बसें हैं उन बसों को आगे माजरी चौक से आगे ले जाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। और यहाँ किसानों ने चंडीगढ़ के डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बहुत तनाव जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन किस तरह की सिचुएशन थी, कंट्रोल आप कर पाए और किस तरह से समझाया किसानों को? नहीं, हमारी अभी बातचीत सभी किसान लीडर्स के साथ हुई तो किसान लीडर्स ने मिलकर ज्ञापन दे दिया है। ये ज्ञापन हम राज्यपाल महोदय पर पहुंचा रहे हैं और किसान नेताओं से बातचीत होने पर उन्होंने भी फिर आश्वासन दिया कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सभी किसान वापस जाएंगे। तो किसानों की तरफ से इस आंदोलन को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी। किसानों ने बार बार ये दिखाने की कोशिश की है कि उनके आंदोलन में अभी ताकत बची है। शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से किसानों की तरफ से किया गया, लेकिन इस आंदोलन को लेकर अब बहुत सी बातें शुरू हो चुकी हैं और कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है। लेकिन किसानों का कहना है कि जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है वो काले कानून है और उससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। सरकार अपने इन कानूनों को वापस ले ले, हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। आज के शक्ति प्रदर्शन को किस तरह से देखा जाए, आज क्या कुछ खास रहा, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर विधु रावल जुड़ चुके हैं, हमारे साथ किसान नेता राकेश बैन साहब जुड़ चुके हैं और प्रिंस बड़े साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले राकेश बैन साहब, आप ही से सवाल है कि आज के इस शक्ति प्रदर्शन का मकसद क्या था? 26 तारीख की याद दिलाना या फिर
यह बताना कि हमारे आंदोलन में ताकत बची है, यह खत्म नहीं हुआ है, यह कमजोर नहीं पड़ा है, या फिर किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना या किसी राजनेता या राजनेताओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। यही है कि ये किसानों ने दिखाया कि हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं है। जो सरकार पिछली दिनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आंदोलन ख़त्म हो चुका है। एक बात तो बड़ी क्लियर की किसानों ने कि हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं है। दूसरी बात, हम यह भी दिखाना चाहते हैं कि 26 तारीख को घोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगी थी, उसकी याद भी आज हमने दिलाई है देश में कि आज अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है, क्योंकि पिछले 7 महीनों से हम बॉर्डर पे बैठे हैं और अब तक सरकार सुध नहीं ले रही किसानों की, जबकि 550 वहाँ पे जो है जो मृत्यु किसानों की हो चुकी है, शहीद किसान हो चुके हैं। तो क्या इस देश में सरकार नाम की कोई चीज है? राकेश बहन साहब, वो सरकार ये कहती है कि हम जो कानून लेकर आए हैं ये किसानों के फायदे के कानून हैं, किसान इस कानून को समझें, इनको लागू होने दें, इसका फायदा उठाएं, जब कभी नुकसान नजर आएगा तब बात करेंगे, अभी ये रद्द नहीं होंगे, संशोधन जरूर कर सकते हैं। नाजिर जी, सबसे पहले 2 बातें इन्होंने कह दी। एक बात कह दी कि हम संशोधन कर सकते हैं, जब कानून में कोई कमी नहीं है तो संशोधन किस बात का? क्यों मानते हैं संशोधन को? दूसरी बात, अब एक बात बताइए कि मैं खीर खाना नहीं चाहता, मेरे को जबरदस्ती क्यों खिलाई जा रही है कि आपको आराम मिलेगा, आप खीर खाइए, आप खीर खाइए। ये हमें सिस्टम समझ नहीं आ रहा सरकार का, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि इन कानूनों से देश की बर्बादी खड़ी है। अच्छा, जहां देश की रोटी और पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद करने सरकार जा रही है, इसे हम लागू नहीं होने देंगे। प्रोफेसर विधु रावल साहब, किसान कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर ले सरकार, आंदोलन चलता रहेगा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। अगर ये कानून अच्छे हैं तो इनमें संशोधनों की जरूरत क्यों पेश आ रही है? हम चाहते ही नहीं तो क्यों बार बार इनको हमें थोपने की कोशिश की जा रही है? और किसानों का यह भी कहना है, जो आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो चुका है, कमजोर पड़ चुका है, कि आंदोलन में जानो, और आज किसानों ने वो दिखाई भी। देखिए, मुझसे पहले किसान यूनियन के प्रवक्ता साहब ने तीनों विषय उठाए जिनको आपने दोहराया। मैं उम्मीद करूंगा मुझे पूरा समय दिया जाए इन तीनों विषयों का जवाब देने का। पहली बात तो उन्होंने कही कि हम लोग 7 महीने से बैठे हैं, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा। बिल्कुल गलत है। आप क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं? 11-11 दौर की वार्ता हुई है। आपने 26 जनवरी का जो कांड किया, लाल किले पर देश के लोकतंत्र को, गणतंत्र को शर्मसार किया, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। इसके बाद भी सुनने के लिए नहीं आया। आप उसकी जांच करवाएं आपकी सरकार के पास। मैं आपके पास आता हूं, सुन लेते हैं पहले। देखिए, मैं नसीर साहब से उम्मीद करूंगा, आप बोलिए अनइंटरप्टेड रावल साहब, बोलिए आप, ये अपने टर्न पे बोले। इसके बाद हाँ जी, जांच करवाएंगे ना। आपने तो उसको बीजेपी का आदमी कहा था, लेकिन उसके बाद दीप सिद्धू के लिए आपने 70 वकील भी खड़े किए। खैर, मेरा वो विषय नहीं है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं आपसे एक फोन कॉल दूर हूं। अभी 4-5 दिन पूर्व देश के कृषि मंत्री जी ने कहा, आधी रात को आप मुझे फोन कीजिए, मैं आ जाऊंगा। तो पहली बात का तो जवाब ये। दूसरी बात इन्होंने कही कि जबरदस्ती खीर क्यों खिलाई जा रही है। अरे भाई, आप पढ़कर क्यों नहीं आते हैं? आप एक ही बात का रट लगाए घूम रहे हैं इतने दिनों से। अच्छा, सरकार रावल साहब, सरकार क्यों इस बात पर अडिग है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे? सरकार को इन कानूनों को रद्द करने पर कहां पर नुकसान है? सरकार की कहां पर बातें फंसी हुई है कि रद्द करना मुश्किल पड़ जाएगा सरकार के लिए? मुझे मेरा जवाब देने दिया जाएगा। नासिर भाई जी बोलिए। आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में मुझे बुलाया गया है ना जवाब देने के लिए। तो आप बोलिए, मेरा आपसे सवाल है। आपने कहा कि ये पढ़कर नहीं आए किसान। अभी सवाल नहीं, अभी तो जवाब लीजिए। अभी सवाल नहीं, अभी जवाब लीजिए, बोलिए जल्दी। दूसरा कहा कि जबरदस्ती खीर क्यों खिलाई जा रही है। अरे भाई, थोड़ा पढ़ के आइए। ये कानून ऐच्छिक है, जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, इस कानून के किस प्रावधान में कहा है कि आपको पिछली व्यवस्था छोड़नी पड़ेगी, मजबूर होंगे? कुछ भी नहीं, ऐच्छिक कानून है और अजीबोगरीब आंदोलन है
जो कि आपको एक विकल्प देने पर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। जिसको नहीं पसंद ना इस्तेमाल कीजिए। जिन कुछ प्रगतिशील किसानों को इन कानूनों से लाभ होता है उनको क्यों वंचित करना चाहते हैं आप? ठीक है सर, तीसरा ठीक है सवाल सर, उठाया, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि प्रगतिशील किसान इससे फायदा उठाएंगे और उनको वंचित करना चाहते हैं ये किसान। मैं अब आपके पास आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, रावल साहब आपके पास आऊंगा। बहुत वक्त आपने ले लिया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रिंस बड़ेच, आवाज सुन रहे हैं मेरी? प्रिंस बड़ेच, आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन उन किसानों के हक खत्म करेगा जो प्रगतिशील हैं। इस कानून से उन लोगों को, किसानों को ही फायदा होगा, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। इस तरह के आरोप प्रिंस बड़ेच लगा रहे हैं रावल साहब कि ये जो कानून है बहुत अच्छे हैं, आप लोग जानबूझकर राजनीति की वजह से ऐसा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कानूनों से प्रगतिशील किसान को फायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि फायदा समझाएं लोगों को। अगर ये लोगों को फायदा समझा देते तो लोग आंदोलन क्यों करते? और जहां तक कृषि मंत्री, देश के प्रधानमंत्री बकायदा बार बार ये कहते हैं कि कानूनों में काला क्या है, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने तो बकायदा एक बुकलेट जारी कर दिया कि कृषि कानूनों में काला क्या है। ये साहब कह रहे हैं कि कानून स्वैच्छिक है। जब आप मंडी टैक्स, कृषि वाणिज्य व्यापार में से मंडी के बाहर को लीगल कर दोगे, वहां टैक्स नहीं लगेगा, तो मंडी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपने ये प्रगतिशील किसानों को फायदा बिहार में क्यों नहीं दिलवा दिया? 2006 के अंदर वहां से आपने मार्केट कमेटी और एचआर जो रूरल ग्रामीण विकास फंड को हटाया था, उसके बाद वहां मंडियों की क्या हालत हुई? 1% सरकारी खरीद रह गई वहां पे। वहां का किसान केवल 3647 रुपए पर मासिक कमा पाता है, जबकि हरियाणा पंजाब का किसान मजबूत मंडी की वजह से यहाँ 85% खरीद होती है, क्रमशः 14,000 और 18,000 रुपए कमाता है। तो बिहार में ऐसी प्रगति क्यों नहीं ले पाएंगे? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि वो किसानों से एक कोल दूर है। अगर वो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं एक कोल दूर हूं, दूसरी तरफ कभी हमें आंदोलनजीवी, कभी हमें खालिस्तानी आतंकवादी, कभी हमें कुछ अलग अलग षड्यंत्र करके आंदोलन कुचलने का काम करते हैं। और एक कॉल क्या, हमने तो बकायदा पत्र लिख दिया उनको, चिट्ठी लिखी है उन रिकॉर्ड उनको कि आप वार्ता कीजिए, हम सकारात्मक रूप से वार्ता करेंगे। और प्रवक्ता प्रधानमंत्री जी का मोबाइल नंबर दे दें, अभी हम फोन कर देते हैं। ठीक है प्रिंस बड़ेच, मैं आता हूं आपके पास। राकेश बैन साहब, एक बात यहां पर यह समझ में नहीं आती कि आंदोलन आपका चलता रहेगा क्या? बंगाल चुनाव का जिक्र कर रहे थे आंदोलन में शामिल नेता कि हमने देखिए बंगाल चुनाव में एक इंजेक्शन तो सरकार को दे दिया, योगेंद्र यादव कह रहे थे, अब उत्तर प्रदेश में एक और इंजेक्शन देना होगा। तो क्या यूपी बंगाल के नेताओं के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक खींचा जाएगा, या उससे पहले ही अगर किसान चाहते हैं कि अभी पहले ही समाधान हो जाए? देखिए, हम समाधान के लिए बार बार गए और हमने हर बार लिखा, अभी पत्र भी लिखा था संयुक्त किसान मोर्चा ने कि आप कृपया हमें बुलाएं बातचीत के लिए, हम तैयार हैं, हम समाधान चाहते हैं, हम इन कानूनों को नहीं चाहते। हमें देश के किसान के लिए एमएसपी चाहिए, सरकार बुला ले और बातचीत कर ले हमारे, हमें क्या उससे करना है? राजनीति से करें, बने अच्छा कहेंगे हम, इनका सपोर्ट करेंगे। बातचीत तो हुई है कई बार राकेश बैन साहब, बातचीत हुई है कई बार, बातचीत हुई है। बातचीत किस दौर की गई? हाँ। हर बार उसी, देखिए बातचीत होता क्या है, जब एक दौर की बातचीत हुई तो उससे आगे अगली बातचीत करेंगे, तीसरी बार में उससे आगे करेंगे। हर बार इसी बात को, आपने अभी कृषि मंत्री जी का बयान सुना, उन्होंने क्लियर किया कि कानून वापस नहीं होंगे। हाँ। उसके बाद हम बात, यही तो बात है, कृषि मंत्री कह रहे हैं, सरकार कह रही है कानून वापस होंगे नहीं, किसान कह रहे हैं कि कानून वापस करवा के ही रहेंगे। तो फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? आंदोलन ऐसा कब तक चलता रहेगा? किसान कब तक सड़कों पर रहेंगे? जब तक सरकार चाहेगी। अच्छा, जब तक सरकार चाहेगी तब तक रहेंगे, जब तक कानून वापस नहीं होंगे, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ठीक है। प्रोफेसर विदु रावल साहब, किसानों ने कह दिया, देश के इस अवाम ने कह दिया कि हमारे जो आंदोलन को लेकर बातें कही जा रही हैं, कुछ भी कह लीजिए, हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं हो जाते। सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन कानूनों को रद्द करना, खत्म करना सरकार के लिए परेशानी बन जाएगा? नासिर साहब, आपने यहाँ पर 2 on 1 चलाया हुआ है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो 2 लोग सवाल पूछ रहे हैं कम से कम उनका उत्तर देने का जवाब तो नहीं, 2-1 नहीं, अभी और भी लोग आएंगे, अभी और भी लोग आएंगे जी, उनका स्वागत है। खबरें अभी तक के दर्शकों को इन सवालों का जवाब नहीं मिलना चाहिए क्या? बोलिए, वंचित करना चाहते हैं उनको? तो मैं ये उम्मीद तो करूंगा ना कि उनके सवालों का आप जवाब तो ले लें कम से कम।
ये दर्शक तय कर लेंगे कि कौन ईमानदारी से बात कर रहा है। ठीक, अब आपने जो क्वेश्चन को फ्रेज किया, उस फ्रेजिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है। आपने कहा जी किसान चाहते हैं सभी, अगर सभी किसान 7 महीने से सड़क पर बैठे हैं तो खेतों में जो काम कर रहे हैं वो क्या चाइना और युगांडा से आए हुए लोग हैं? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा देश की आवाम का कौन सा सर्वे आपने देख लिया, कौन से आधार पर कर लिया? तीसरी बात, आपने पूछा ये आंदोलन कब तक चलेगा? ऐसी टाइमलाइन जो है इनके नेता राकेश टिकैत ने 2 बार 3 बार दे दी। उन्होंने कहा यूपी चुनाव तक चलाएंगे, फिर कहा केंद्र सरकार के चुनाव तक। ये प्योरली एक राजनीतिक आंदोलन है जो कि किसानों के हित का कुठाराघात करने के लिए है। किसानों की वर्षों और दशकों पुरानी लंबित मांगे, जिनको चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी राकेश टिकैत के पिताजी यानी बाबा हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जिनके लिए जीवन का संघर्ष किया, और राकेश टिकैत ने इन कानूनों के तुरंत बाद सरकार का धन्यवाद। अब प्रोफेसर विधु रावल साहब, अब जो आप कह रहे थे कि 2-1 चलाया जा रहा है, अब आपके एक और साथी आ चुके हैं भाग सिंह दमदमा जी, तो वो भी आपका साथ देंगे। रही बात विधु रावल साहब, आपने शब्दों को पकड़ा, आपने कहा कि आपने कौन सी देश की आवाम को देख लिया जो इस आंदोलन में है, आपने कहा कि सारे किसान कौन से हैं। तो रावल साहब, ये कहा जाता है कि हमें पूरे देश ने वोट दिया है, तो किसी पार्टी को पूरा देश भी वोट नहीं देता, किसी पार्टी को सारी की सारी सीटें नहीं मिलती प्रतिशत के हिसाब से, तो लोकतंत्र में ही होता है। आप प्रोफेसर हैं, मैं जानता हूं, तो आप शब्दों को पकड़ेंगे। आपने ऐसा कौन सा सर्वे किया जिसमें 30%? मैंने कहा ये देश की आवाम है, ये किसान भी तो है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये भी देश की आवाम है, ये भी देश की जनता है। जो किसान आंदोलन नहीं कर रहे वो भी देश के लोग हैं, वो भी देश की जनता है। भाग सिंह दमदमा जी, विधु रावल साहब भी जुड़े हुए हमारे साथ, और उनको इंतजार था कि उनको भी किसी का साथ मिल जाए, क्योंकि 2 किसान नेता बैठे हुए हैं। और रजत पंजेटा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत पंजेटा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैलो से। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आता हूं भाग सिंह दमदमा जी, लेकिन रजत पंजेटा जी, अच्छा लग रहा होगा आपको कि बैठे बिठाए सब कुछ ठीक चल रहा है, इलेक्शन में फायदा मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, ये लोग सारे कहते हैं कि उंगली कटा के शहीद बन गए, ऐसे पूरे देश के अंदर क्या ऐसी उंगली किसी के पास नहीं है जो इतनी हिम्मत जुटा सके? इसे मैं कहूँगा जिगरा। और सही में जो चौधरी देवीलाल जो किसान नेता रहे हैं इस देश के, अगर सच में कोई उनका खून है जिसमें त्याग की राजनीति है, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो ये अभय सिंह चौटाला ही हैं जो जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। ऐसे तो जजपा के रामकरण काला भी बोल रहे थे, देवेंद्र बबली भी बोल रहे थे, इस्तीफा देने की बात कर रहे थे ना। चौधरी बीरेंद्र सिंह छोटू राम जी की जो बात करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले उनके परिवार से हैं वो, उनका नाम उन्होंने किस तरह कलंकित करने का काम किया, उनका बयान में देख रहा था। वो कह रहे थे किसान भ्रमित है, क्या बात करते हैं वो भ्रमित, वो अपने आप को किस हिसाब से चौधरी छोटू राम के वंशज कहलाते हैं? ऊपर से वो कह रहे थे एमएसपी का तो कोई इशू ही नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा आज दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा कि ये राजनीति हो रही है किसान आंदोलन के नाम पर। अरे उन्होंने तो सबसे ज्यादा कलंकित किया चौधरी देवीलाल जी का नाम, जाके भाजपा की गोद में बैठ गए, वो नाम लेते हैं, अपने आप को कहलाते हैं रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला, अपने आप को कंपेयर करते हैं चौधरी देवीलाल जी से। उनके तो नाखून का बाल भी नहीं है। वो भाग सिंह दमदमा जी, भाग सिंह दमदमा जी, किसानों की बात कहते हुए, किसानों की आवाज बुलंद करने की बात कहते हुए जेजेपी पार्टी आगे बढ़ी थी, लोगों का सपोर्ट मिला। आरोप आपने सुने रजत पंजेटा के, और आज भी किसानों का कहना है कि हमें धोखा दिया गया है, हमारे साथ खड़े होना चाहिए था ऐसे मौके पर, लेकिन हमें छोड़कर चले गए। नासिर भाई, आज यदि पूरे प्रदेश और देश की जब बात करें, अगर हरियाणा प्रदेश से जननायक जनता पार्टी का पूरी तरह से संबंध है, तो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने पहले दिन से एक बात कही थी कि जहां भी किसानों का यदि अहित हुआ, वो प्रैक्टिकल तौर पर कि जहां अहित हुआ वो सबसे पहले किसानों के साथ खड़े होंगे। आज देखिए प्रदेश के अंदर क्या किसानों की फसल नहीं बिक रही, क्या किसानों को एक एक पैसा नहीं मिल रहा। आपको मैं बता दूं कि सूरजमुखी का 5885 रुपए जो रेट था, लेकिन आज सरकार के अंदर जो प्राइवेट लोग बैठे हैं वो 6050 से 6200 रुपए तक की खरीद कर रहे हैं, और किसान उनको दे रहे हैं। यदि कोई इस रेट में नहीं लेता तो 5885 रुपए के अंदर सरकार खरीदने के लिए बैठी है। जीरी की प्रॉपर खरीद हुई है आज तक, और उसके बाद गेहूं की पूरी तरह से खरीद हुई है, बाजरा की पूरी तरह से खरीद हुई है। आज एमएसपी
एमएसपी मिल रहा है पूरी तरह से प्रदेश के किसानों को। और आज मेरे भाई, मेरे सहयोगी यहाँ पे बैठ के रजत जी कहते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन, या बातें, देखिए ये सबसे बड़ी बौखलाहट है इनकी। यदि आपके पास वीडियो है, एक बार आप चैनल पे वो दिखा चुके हो, जिस समय हरियाणा में रिजल्ट आया था 2019 को, तो अभय सिंह जी एकमात्र विधायक होने के नाते इन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। वो तो उन्होंने लिया नहीं, इनका समर्थन ना जरूर थी। आज वाकई में उंगली कटाने वाली बात है। अगर जिगरा रखते, जिगरा विधानसभा के अंदर रखते, वहां आवाज उठाते। ये तो भगोड़े हैं हरियाणा की जनता के, भगोड़े वहां पर जाकर बैठ गए ताकि विधानसभा में हम सवाल जवाब ना कर सके किसी तरह की बात। अगर आपको विपक्ष के तौर पर चुनकर भेजा है विधानसभा के अंदर, अच्छी बुरी बात है, सरकार से टकराना, तो वहां जाकर बात रखते। आप जाकर, आप भगोड़े बनकर आज प्रदेश के अंदर यहाँ से छोड़कर विधानसभा लोगों ने भेजा, आप वहाँ आवाज उठाते। मैं आता हूँ आपके रजत पंजेटा। आज रजत पंजेटा का बोलना है आपको, आप बता दीजिए इसके बात पर। दुष्यंत जी वो कह रहे हैं भगोड़े। आज एक फसल भी बता दीजिए किसी का है, आप किसी का बकाया। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए अच्छी बात है, आपने मक्का कितना सरकार ने मक्का किसानों के बीच जाकर विधानसभा में नहीं बुलंद हो सकती थी। नासिर भाई मक्का की बात किया, मुझे कहने दीजिए। आज ये मक्का की बात करते हैं मेरे भाई, आपको पता है कि जो एमएसपी है वो सीजनल फसल पे है, ये मक्का ऑफ सीजनल। कौन से सीजन की फसल का मक्का? आप बात तो जवाब ले लेते हैं, बात तो सुनते नहीं, किसानों के जवाब ले लेते हैं। क्यों गुमराह कर रहे हो किसानों को? पोल्ट्री फार्म के लिए क्यों गुमराह कर रहे हो किसानों को? राकेश बहन साहब, राकेश बहन आपकी सरकार से पहले सूचना दिखती है, आपकी एक एक करके राकेश बहन साहब या फिर प्रिंस बड़े, चलो प्रिंस बड़े आप जवाब दीजिए। एक मिनट राकेश बहन साहब, प्रिंस बड़े जवाब दीजिए कि फसलें खरीदी गई हैं, पैसे मिले किसानों को, उचित दाम मिला है फसलों का किसानों को। दमदमा साहब मेरे को बता दिए, क्या आपकी सरकार आने से पहले किसानों की सूरजमुखी बिकती थी कि नहीं बिकती थी? आप बताइए कि आपकी सरकार आने से पहले सब्सिडी जाती थी कि नहीं दी जाती थी? आप बताइए। हाकिम दमदमा जी सुन लेते हैं, हाकिम दमदमा जी आप बोलिए, जवाब ले लेते हैं आपके सवालों के। अरे किसान एक मिनट हाकिम दमदमा आपके सवालों के जवाब ले लेते, मेरी आवाज आ रही है। खरीदिए इसको। एक मिनट राकेश बहन बोलिए। खेत के अंदर आड़ती खरीदते हैं, आड़ती खड़े खड़े मक्का को खेत के अंदर खरीदता है। ये पोल्ट्री सेक्टर और फीड सेक्टर के लिए बनता है। आप अरे भाई किसान ने पैदा करवाई ना आपने। अरे साहब मैं क्या कह रहा हूं? किसान ने साहब, दमदमा साहब मेरे को बताइए, ये ऑफ सीजन, दमदमा साहब मेरे को बताइए, क्या आपकी सरकार आने से पहले क्या सूरजमुखी नहीं बिक रही थी किसान की एमएसपी पे? राकेश जी थोड़ी जानकारी रखिए, आप जानकारी रखिए, आप अपनी जानकारी करेक्ट कीजिए। एमएसपी को लेके आप मेरे को क्या बताएंगे? आप मेरे को क्या समझाएंगे? एक एक करके बात करिए। प्रिंस बड़े बोलिए, फिर मैं आता हूं आपके प्रोफेसर मेरे को क्या समझाएंगे एमएसपी के बारे में? प्रिंस बड़े। नासिर भाई मैं पूछना चाहता हूं, जल्दी से मेरे को समझाएंगे क्या एमएसपी के बारे में? मैं बता भी दूंगा, ऐसी बात नहीं, मैं बता भी। एक मिनट में जवाब ले। अरे भाई 2014 से कोर्ट में लड़ रहा हूं मैं एमएसपी को लेके। सूरजमुखी उसको डरते साहब सुन तो लीजिए। दमदमा जी बोलिए, प्रिंस बड़े जल्दी से, मैं आता हूं। नासिर भाई मैं इनसे जेजेपी के प्रवक्ता से दो सवाल पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ये ऑफ सीजन मक्का है, तो ये मक्का किसी फैक्ट्री में बन करके आया है क्या? किसान ने खेत में ही उगाया होगा, उसके अंदर डीजल की कंजप्शन भी हुई, बीज की भी, फैमिली लेबर भी लगी, तो क्या उसको उसका मेहनताना नहीं मिलना चाहिए? दूसरा ये कह रहे हैं कि ऑफ सीजन मक्का पोल्ट्री में कंज्यूम होता है, तो क्या जो अगला सीजन का मक्का है उसको मुर्गियां खाएंगी नहीं क्या? इसका जवाब उसको मोहर लग जाएगा क्या? तो ये ले लेते हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं विदुर रावल बोलिए, एक मिनट प्रोफेसर विदुर रावल बोलिए, फिर ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे जल्दी से। कहां क्लिंचिंग कर रहे हैं? आप उस एमएसपी पे आइए कि जो एक मिनट दोनों, आप दोनों एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। आपके डिबेट को हाईजैक कर लिया गया है। सर बोलिए, हाईजैक किसी ने नहीं किया, आप अपनी बात रखिए। प्रोफेसर विदुर रावल साहब, किसी ने हाईजैक नहीं किया, आप अपनी बात बोलिए। आप तर्कपूर्ण बात कीजिए ना फैक्ट्स के साथ। मैं देख रहा था कि आप सभी को अनइंटरप्टेड समय देते हैं। मैं भी उम्मीद करूंगा मुझे भी मिले। आपको दिया सर, ऐसी बात मत कीजिए, आपको सबसे ज्यादा आपको समय दिया जाएगा, आप सरकार है जी। बोलिए, आप लगातार साथ रनिंग कमेंट्री चला रहे हैं। सुनिए एक बार मेरी बात। मैं आपसे एक दो चीजों पर स्पष्टीकरण जो है चाहूंगा आपके माध्यम से, और पैनलिस्ट का मिले हमें। देखिए, पहले दिन से ये बात कही जा रही है कि पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई, दोनों आंदोलन में साथ हैं। आज जब जत्थेबंदियों ने आकर हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन दिया, तो बताया जा रहा है कि अधिकांश किसान पंजाब के थे।
तो मुझे 2-3 बातों का स्पष्ट सवाल है, उनके जवाब दे दीजिए बिना रोके हुए। नंबर पहली बात तो हरियाणा के अंदर गन्ने का रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। पंजाब के किसान भाइयों की क्यों नहीं मदद कर देते? ये वहां पर 320 रुपए क्यों मिल रहा है प्रति क्विंटल? एक एकड़ में 400 क्विंटल की अगर एवरेज होती है तो प्रति एकड़ पंजाब के किसान को 12,000 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान क्यों उठवा रहे हैं ये लोग? दूसरा सवाल मेरा रावल साहब, आपकी सरकार में केवल 4 हर साल 10 रुपए बढ़ा है, सारे सवालों के जवाब आपसे लूंगा ब्रेक के बाद। गन्ने की बात करोगे क्या आप? बैन साहब, सारे सवालों के जवाब लूंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा। इनके जल्दी से राहुल साहब अपने सवाल जल्दी पूछ लीजिए, राहुल साहब। छोटे से 2-3 सवाल हैं, जल्दी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये 2014 से एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हरियाणा सरकार की तरह बाजरा, कपास, सूरजमुखी इस प्रकार की और दलहन, तिलहन 23 फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदती है। पंजाब के सिख भाई, पंजाब के किसान भाई, पंजाब के सिख भाई भी, पंजाब के हिंदू भाई भी, जिन्हें कुछ लोगों को इन्होंने भड़काया, बुलाया और यहाँ पर आकर उनसे आंदोलन करवाया, हिंदू की तो राजनीति क्यों नहीं है उनसे पंजाब की सरकार पर हिंदू कहां से आ गया? सवालों का जवाब ब्रेक के बाद विदु रावल आपके सवालों का जवाब किसान नेताओं से और दूसरी पार्टियों से लेंगे। मैं जल्द लौटता हूं छोटे से ब्रेक के बाद, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बहुत ही सार्थक तरीके से, गंभीर तरीके से, बहुत अहम बातों के साथ। एक और 26 जून, एक और 26 तारीख और आज के दिन को लेकर किसानों ने बहुत से ऐलान किए थे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे गए अलग अलग राज्यों में और बहुत सा हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन बहुत कुछ सुकून के साथ भी गुजरा। हम चर्चा कर रहे थे किसानों की बातों को लेकर, सरकार की बात को लेकर, और क्या इस आंदोलन को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने वाला आंदोलन के रूप में देखा जाए। बहुत सारे सवाल हैं। राकेश बैंस हमारे साथ जुड़े हुए किसान नेता, हमारे साथ और भी तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदुत रावल है, प्रोफेसर विदुत रावल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बालमुकुंद शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बागतुम दमदमा जेजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजत पंजेटा एनएलओ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश बैंस किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए और प्रिंस बड़ेज भी हमारे साथ जुड़े हुए किसान नेता। कुछ सवाल थे राकेश बैंस साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे। प्रोफेसर विदु रावल ने आप पर यह सवाल उठाए थे, किसान आंदोलन को एक अलग अंदाज में ले जाना, पंजाब के किसान और हरियाणा के किसानों को लेकर, उन सवालों के आप जवाब देना चाह रहे थे। फसलों के दाम को लेकर भी बात हुई, गन्ने की दाम को लेकर भी बात हुई। जी, गन्ने की दाम की इन्होंने बात की। मैं देश को बताना चाहूँगा आपके स्टूडियो के माध्यम से कि 2013 में हमने आंदोलन किया, कांग्रेस का राज था, गन्ने के रेट को आंदोलन किया और सरकार के गले की फांस बना दिया आंदोलन, और हमने 28 रुपये प्रति क्विंटल उस आंदोलन से रेट बढ़वाया था और 220 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों को दिवाया था। और ये जो प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता बात कर रहे हैं गन्ने के रेट की, हाँ। आपकी सरकार आए कितने दिन हो गए और कितना रेट गन्ने का दिया आप बताएं, बता देना किसानों को कितना रेट दिया आपने। अरे देश के सबसे ज्यादा किसानों का आंदोलन के द्वारा लिया था, और तब आप भी हमारे साथ आती थी, आपकी पार्टी हर आंदोलन में, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात थी। आप बताइए कि आपकी सरकार ने जब विपक्ष में थे 21 रुपए गेहूं का रेट नहीं मांगा था, कपड़े निकाल के प्रदर्शन नहीं किया था, क्या दे दिया किसानों को? आप किस मुंह से कहते हो ये बात की आंदोलन जो है राजनीति कर गया? उस टाइम भी आप थे वहां पे। मैं किसान नेता बैंस साहब से निवेदन करता हूं कि वो जवाब दें इस बात का कि हरियाणा से ज्यादा गन्ना किसान को रेट कौन सा? आपकी सरकार से पहले ज्यादा मिल रहा था कि नहीं मिलता? पहले इस बात का जवाब दें। हरियाणा से जल्दी गन्ना किसान को पेमेंट कौन सी सरकार दे रही है? बता देंगे। से पहले मेरा गन्ने का रेट देश में ज्यादा था नहीं था हरियाणा के अंदर? आप ये बताएं। नहीं था, आपने नहीं था की बात की है। नहीं था, नहीं था, चलिए नहीं था। आंकड़े उठा के देखिए, पढ़ के आइए आप, फिर आप पढ़ के आइए, आप आंकड़े उठाइए। 2013 में देश में सबसे ज्यादा रेट था। 2013 में आप पढ़ लीजिए इस बात को, आंकड़ा नहीं उठाइए आप उसको। देश में सबसे ज्यादा रेट गन्ने का था, यूपी से ज्यादा रेट हमने दिया था उस टाइम में। हरियाणा कहाँ बात करते हो आप? 2014 से पहले 2014 से कहाँ बात करते हो आप? 2013 में जो आंदोलन हुआ था, ना तो आप मानेंगे ना वो मानेंगे। इस बीच जो राजनीति की बात आ रही है और उसका सबसे ज्यादा दूसरी बात आरोप जी फसलों की बात, बैन साहब, क्या कांग्रेस के टाइम में बैन साहब सभी को शामिल करना होगा, प्रोफेसर साहब सभी को डिबेट में शामिल करना होगा। फसलें नहीं भी कोई किसानों की, आप किस बात में वो कर रहे हो?
झूठ क्यों बोल रहे हो? गुमराह क्यों करते हो किसान जनता को? अरे आप झूठ बोल रहे हैं और लगातार झूठ मैं तो झूठ बोलूंगा, आप गुमराह कर रहे हो। आप जींद के फैसले को उठा के देखिए, आपके लेटर हेड पे लिख के देखे थे कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बनाएंगे। आपने लेटर हेड पे लिख के दिया था पंचायत के अंदर, आप उससे भी भागे। आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा सरकार से ज्यादा, भाजपा की हरियाणा सरकार से ज्यादा पूरे देश के अंदर कौन सी सरकार ज्यादा रेट दे रही है? नहीं बता पाएंगे। मैं आपको 5 बताता हूँ। अरे भाई, हमने 2013 में सबसे मैं आपको 5 बताता हूँ। मैं आपको 5 एक मिनट बताता हूँ जो भाजपा के आने से पहले हरियाणा की सरकार से ज्यादा रेट दे रही थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बताऊंगा। चैलेंज तो कीजिए आप मुझे। चलो चैलेंज क्यों? चैलेंज करने की न कोई बता पा रहा, न बता रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा भी अभी शामिल हुए हैं, उनको भी शामिल करते हैं। बालमुकुंद जी गुमराह करते हैं, हर बात को गुमराह करते हैं, सच्चाई बताने। बालमुकुंद शर्मा जी, कांग्रेस इस पूरे आंदोलन के पीछे है, ये आरोप लगातार कांग्रेस पर बीजेपी जेजेपी नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में और नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस इस आंदोलन के पीछे से सपोर्ट दे रहा है। चुप कराइए, 1 मिनट। प्रोफेसर रावल साहब और बैंक साहब, इनको भी सुन लेते हैं। बालमुकुंद जी बोलिए। बालमुकुंद जी, आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। म्यूट कराइए। बोलिए, आप बोलिए बालमुकुंद शर्मा जी। जो है बोलने का ये है, आप बोलिए। ये जो 2 साथी ये भी सुने बातों को, बोलिए। क्योंकि हमारा शासन करने का लंबा अनुभव है, तो उस अनुभव का फायदा ये दोनों साथी बोल रहे हैं, इनको भी मिलेगा। ये कृपया चुप रहे। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि किसान आंदोलन में हम आज भी ये चाहते हैं कि किसानों की समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो। किसान नेता जैसे पहले बैठे थे, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और सरकार के प्रतिनिधि बैठ करके वार्ता को आगे बढ़ाएं और ये काले कानून जो भी रद्द करने की मांग किसान करें, ये इनसे बात करें और समाधान करें। अगर ये समाधान नहीं कर पाती है सरकार, विषय किसान का नहीं है नासिर जी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कमेरा वर्ग हो, दबाया कुचला वर्ग हो, कोई भी हो, हर राजनीतिक दल का ये धर्म बनता है, ये ड्यूटी बनती है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और कांग्रेस की, क्योंकि हमने ना केवल इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि आज़ादी की लड़ाई में भी हमने इस तरीके का योगदान दिया है कि देश को जंग आज़ादी की लड़ाई से हम इस आंदोलन से आपको फायदा मिलेगा जी। मैं वोटों के रूप में फायदा मिलेगा, हम वोटों की फायदा मिलेगा, हम वोटों की राजनीति। नासिर जी, बिल्कुल आप गलत ट्रैक पे चले गए। हम राजनीति, मेरी बात पूरी होनी। देखिए राहुल साहब, दर्शक जब समझेंगे, जब मैं कहना क्या चाहता हूँ, कांग्रेस कहना क्या चाहती है, बोलिए। ये जब ये राहुल साहब नए आए हैं, इनको ये समझना चाहिए। रावल साहब, 1 मिनट सुन लीजिए। रावल साहब, हाँ, ये नहीं, इनको समझाइए, इनको कायदा कानून समझाइए। मैं जो कहना चाहता हूँ, आपने एक तरह से विपक्ष का आरोप मढ़ा कांग्रेस के ऊपर, ये इनको चुप करें भाई साहब, आप चुप रहिए। आप ही बोलिए ना, हमें यहाँ पर प्रीचिंग ना दें। कांग्रेस अब ये बात समझेंगे, पर सुनेंगे तो इनको कुछ तो समझ में आएगी। अगर ये हमारी बात ही सुन लेते। रावल साहब सुन लीजिए, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। रावल साहब बोलने दीजिए। मुझे बोलने का अवसर नहीं देते तो मुझे दूसरों के बीच में बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस की जो कांग्रेस के बारे में जो कह रहे हैं, हर आंदोलन को जहां पर मुझे लगेगा, कांग्रेस को लगेगा कि अन्याय हो रहा है, चाहे वो किसान के साथ हो, मजदूर को, या किसी मैं बताता हूँ, हम उनके साथ खड़े। आप चुप रहिए, शब्दों की मर्यादा मांगेंगे हम लोग नहीं। आप ऐसे नहीं चलेगा। आप क्या बताएंगे? राजस्थान का बाजरा बन के आगे क्या बताएंगे? आप चुप रहिए। उसका बाजरा कोई नहीं खरीद रहा। नहीं, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। ये देखिए, ऐसा है बालमुकुंद जी, ऐसा है, और रावल साहब ऐसा है। आपको लग रहा है कि आपको नहीं बोलने दिया जा रहा, उनको लग रहा है उनको नहीं बोलने दिया जा रहा। बोल दोनों ही रहे हैं। रही बात ये, मेरी पूरी कोशिश ये है, रिकॉर्डिंग उठाकर जब चाहे तब देख लेना कि जब जितना भी सारे प्रवक्ता है ना, सबको बराबर का वक्त दिया जाता है। मैं आपके स्टूडियो में बैठ के ये बात कहता हूँ, अगर भाजपा के प्रवक्ता बीच में बोलेंगे, हम इनको बोलने नहीं देंगे। ये चुप क्यों नहीं होते? अरे रावल साहब सुन लीजिए ना, आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज। हाँ, सुनते हैं नहीं। सुन लीजिए रावल साहब, सुनिए ना, जवाब दिलवाइए ना। आपके पास जवाब दिलवाइए ना। रावल साहब सुन लीजिए, आप बोलने नहीं देते किसी को। आप 1 मिनट भाषण किसी का नहीं चलेगा यहाँ पर। और भी प्रवक्ता है, और भी लोग, उनसे ही बात करनी है। भाषण देने आगे मुझे ब्रेक भी लेना है। अंदर कांग्रेस की सरकार है, कहीं कांग्रेस तो हरियाणा की बात कर रहे हैं ना। आप कपास से प्रवक्ता मुझे ये बताइए, हमने सामने बात, बाजरे की खरीद हरियाणा की तरफ क्यों नहीं करवाते हैं लोग? आप इनको म्यूट क्यों नहीं कराते? लोग
आप इनको म्यूट क्यों नहीं? नासिर जी जब समय एक मेरा है, मिनट ऐसा है, आप दोनों ना दोनों 2 मिनट से बोल रहे हैं, 3 मिनट से लगातार। अब मैं रजत पंजेटा जी विपक्ष इस आंदोलन को हवा दे रहा है, और आंदोलन कब तक खत्म हो जाता? रजत पंजेटा जी आप बोलिए, बोलिए रजत पंजेटा जी। नासिर जी ने चुप कराई है। ये पहली बार मैं कांग्रेस की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए भाई, उनकी आवाज पहली बार कांग्रेस की इस बात से सहमत हूं। कीजिएगा और रजत पंजेटा जी की आवाज थोड़ी ऊपर कर दीजिए। बोलिए रजत पंजेटा जी। नासिर जी, आपने डिबेट में बुलाया और 20 सेकंड दिए हैं मुझे, और भाजपा के प्रवक्ताओं को प्लीज बीच में ना बोले, डिस्टर्ब ना करें। मैं किसी के बीच में बोलिए पंजेटा जी बोलिए। देखिए नासिर जी, अभी जजपा के मेरे मित्र अभय सिंह जी के बारे में भगौड़ा शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। ये शायद हरियाणा में या तो इन्होंने रहना बंद कर दिया या टीवी चैनल देखने बंद कर दिए हैं। अगर विधानसभा में अगर कोई मुद्दों पे, तथ्यों पे अगर कोई बात करता है और जिसे पूरा विपक्ष सुनता है और पूरा हरियाणा जिसकी सराहना करता है, और पूरा इन कृषि काले कानूनों के ऊपर सबसे ज्यादा समय अगर कोई बोला है, कांग्रेस भी वॉकआउट कर गई थी और अकेला कोई शख्स बोलता रहा था, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला थे। इन्होंने भगौड़ा का, ये मैं परिवार की बात नहीं करूंगा, ये पार्टी के गद्दारों के साथ साथ ये कौम के भी गद्दार हैं, किसानों के भी गद्दार हैं और हरियाणा के भी गद्दार हैं। ये टैग आप ये टैग आप गद्दार रजत जी, ये गद्दार है। आपके कहने से नहीं होगा। प्रदेश की जनता ने तय कर दिया, एक सीट पर समेट के रख दिए। गद्दार लोग तो आप हो, ये अन्याय गद्दार करने वाले आप हो, गद्दार आप हो, अन्याय करने वाले आप हो। अरे जनता ने जवाब दिया, एक सीट भी नहीं छोड़ी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 0 जमा 0, साजिश करता है। 0 0। अरे 0 आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कौन जीरो है कौन नहीं। गद्दार कौन थे? एक सीट दी थी, वो भी सबसे नकली लोग हैं, सबसे नकली लोग हैं। वो जजपा में आ जाए, अगर हिम्मत है इनको तो गांव में घुसने नहीं दिया जाता। चलिए 1 मिनट, ऐसा है थोड़ा सा वक्त और बचा है, थोड़ा सा वक्त और बचा है डिबेट के लिए, चर्चा के लिए। और ये जो शिकायत जो आप लोग सभी कर रहे हैं कि हमें वक्त नहीं मिला, हमें नहीं मिला, ये हमेशा होती रहेगी शिकायत, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि सबको बराबर वक्त दिया जाए। आज आंदोलन की एक तस्वीर नजर आई, प्रदर्शन की एक तस्वीर नजर आई, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत कुछ होने के लिए हो सकता था, लेकिन तमाम जगहों पर संयम देखा गया, प्रशासन का संयम भी देखा गया और सब कुछ ठीक रहा। और किसान जो लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे वो अपने घरों पर चले गए। 5 मिनट हमारे पास इस वक्त हैं, 2 किसान नेताओं को 1 मिनट और 1-1 मिनट दिया जाएगा। रावल साहब, मैं आपके पास आखिर में आऊंगा। राकेश बहन साहब, किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर 30 सेकंड में, 40 सेकंड में क्या कहेंगे आप? मैं तो एक ही विनती करना चाहूँगा सरकार से कि किसानों की बात को मान ले और पूंजीपतियों के हाथों में ना खेले, और सरकार जो है जो 3 काले कानून लेके आई उनको वापस ले ले और MSP की पूरी फसल खरीद की गारंटी का कानून दे दे। बस इतनी की बात ही। सरकार कहती है कि हम वापस तो नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक कानून वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। ये तो किसानों ने एक नारा दे दिया। प्रिंस बड़े साहब, क्या किसानों के जरिए राजनेताओं को, कुछ राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? इस आंदोलन को अब लंबा इसलिए खींचा जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक चले? जी देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि आंदोलन को लंबा किसान खींचना नहीं चाह रहे। हमें कोई शौक नहीं है अपने घर के बिस्तर छोड़ के सड़कों के ऊपर सोने का, लाठी डंडे खाने का। सरकार को, आंदोलन को लंबा मोदी सरकार खींच रही है। ये मोदी साहब जानते हैं कि उन्हें आंदोलन को कितना लंबा चलवाना है। हमारी तरफ से वो कल काले कानून रद्द कर दे, MSP पर लिखित में कानूनी गारंटी दे दे, किसान शांति से अपने घर आ जाएगा। और जो दूसरी बात राजनीतिक हुई, ये भाजपा केवल आरोप लगाती है। आप एक भी राजनीतिक लीडर बताइए जिसको संयुक्त मोर्चा की स्टेज से बोलने दिया गया हो, कोई किसी पार्टी का झंडा वहां पे बिल्कुल किसान संगठनों के लोग हैं। और ये विशुद्ध जो किसानों का आंदोलन है ऐसे ही चलेगा रजत पंजेटा जी, नहीं मिल जाती। रजत पंजेटा साहब, आपके पास भी 50 सेकंड हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस आंदोलन में आपकी भूमिका क्या है? इनेलो क्या चाहती है? इनेलो क्या कर रही है? नासिर जी, अगर पूरे देश में कोई पार्टी है, हमारी किसानों की पार्टी ऐसे नहीं बोलते। हमने पिछले साल जून के महीने में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के इन तीनों कृषि कानून जो काले कानून है, इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए, इसीलिए हम अपना झंडा लेके आगे नहीं आए हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। किसानों ने बार बार कहा, किसान नेताओं ने, कि जो पूरे देश में सभी पार्टियों को कहा, अगर कोई हमारे साथ देना चाहता है तो पहले इस्तीफा दे और फिर हमारे साथ आए। आज पूरे देश में
किसी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस्तीफा दे सके। सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला का ऐसे शख्स है, क्या उन्हीं में इतना जिगरा है? क्या वही किसान है? बाकी नेता सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। ये विधानसभा से इतने क्यों चिपके हुए हैं? छोड़े, किसानों की ताकत बढ़े, प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर, बल्कि एमपीओ को भी इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, भाग सिंह दमदमा जी, आपकी पार्टी किसानों के लिए क्या करेगी? क्या किसानों के साथ है? क्या इस आंदोलन को अब, पहले आप साथ में थे, अब क्या आप भी साथ हैं? देखिए, जो किसानों की समस्याएं थी उनके लिए शुरू से जननायक जनता पार्टी सरकार के अंदर बैठकर पूरी उनकी पैरवी कर रही है। आज प्रदेश के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर बताया जा चुका है कि हर फसल पे एमएसपी मिला है, किसानों की खरीद हुई है, समय पर उनकी पेमेंट हुई है। ये सारा कुछ एक प्रैक्टिकल तौर पर दुष्यंत जी ने एक दिन पहले दिन कह दिया था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, कि जिस दिन ये मंडी के ऊपर सबसे बड़ी बात आ रही है, जिस दिन मंडी बंद होगी, मैं सबसे पहले किसानों के बीच में उनके साथ बैठूंगा आकर, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी कारण नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि ना ही मंडी बंद होगी और ना ही किसानों की एमएसपी बंद की जा रही है। और जो आज का प्रदर्शन था, इसके लिए सरकार का संयम था जो, और किसानों ने बेहतर तरीके से, जो किसान हमारे साथी बैठे उन्होंने किया। आज प्रदेश के अंदर कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई। इस प्रकार के लिए मैं सरकार का संयम और किसानों को भी इस चीज के लिए जरूर कहूंगा कि आप जो अच्छी सोच वाले लोग हैं वो आगे आए, इन राजनीतिक लोगों से बचकर। और सरकार आज भी कह रही है कि अच्छे विषयों पर हम बात भी करेंगे, और यदि इसमें कुछ अमेंडमेंट की बात आती है, किसान कहते हैं कि खत्म किया जाए, सरकार कहती है खत्म नहीं होगा, लेकिन बीच के रास्ते बहुत है, कई चीजों में परिवर्तन हो सकता है। बालमुकुंद शर्मा जी, कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस कितना फायदा इस आंदोलन से उठाना चाहेगी? कांग्रेस का आंदोलन को लेकर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस किसानों के साथ है। जहां तक फायदा उठाने की बात है नासिर जी, इस हरियाणा निर्माण से आज तक 2/3 समय तक, लंबे समय तक हमने शासन किया। इसी तरह इस देश पे हमने शासन किया। हम शासन के लिए, राज के लिए या इस तरह की राजनीति नहीं करते। जब देश में हमें यह भी नहीं पता था आज़ादी का सवेरा कब उदय होगा, तब हम लगे रहे और आज भी हम लगे रहेंगे किसानों के साथ। या जो भी दबे कुचला, कोई भी किसी को जरूरत है तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, और सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाए, और यही कांग्रेस की विचारधारा है। प्रोफेसर विधु रावल साहब, मांग की जा रही है सरकार समाधान करे किसानों की समस्याओं का, किसानों को अपना समझे। सरकार प्रतिबद्ध है दो चीजों के लिए। नंबर एक, कि इन कृषि सुधार कानूनों द्वारा किसान की आय को बढ़ाने के लिए, किसान को समृद्ध करने के लिए। नंबर दो, कोई किसी को भी अगर कोई शंका है तो उसके समाधान के लिए सरकार जो है उसको उसके साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार है, करती रही है, आगे भी करेगी। ठीक है, बस निवेदन ये है कि ये लोग टकराव का रास्ता, सर, रद्द होंगे या नहीं होंगे कानून? अधिकांश किसानों की मांग पर अधिकांश किसान, देश भर के अधिकांश किसान भारतीय जनता पार्टी के इस कानून की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। 253 किसान यूनियनों ने, अलग अलग किसान यूनियनों ने समर्थन भी किया है। अब देखना होगा कि इसका और क्या कुछ आगे रिजल्ट निकलता है, कितने किसान कैसे कर रहे हैं, वो तस्वीर किस तरह की निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, विधु रावल साहब, बालमुकुंद शर्मा जी, राकेश बैन साहब, प्रिंस बड़े साहब, भाग सिंह दमदमा जी और रजत पंजेटा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसानों की इस आवाज को लेकर किस तरह की तैयारियां और आगे देखी जाएंगी, सरकार के फैसले क्या होंगे, किसानों की रणनीति क्या होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, आप बने रहिए खबर अभी तक के साथ।